राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शर्मा जी जीएस में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए टेस्ट सीरीज 13। तो चलिए एक एक करके बिना समय गवाए हर एक क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए पहले क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले आदर्श आचार संहिता है। तो फ्रेंड्स ये है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में विनिर्दिष्ट। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जो चुनावों के दौरान जो राजनीतिक दल होते हैं वो उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन के लिए जो आदर्श आचरण संहिता है उनका, ठीक है ना। देखिए लोक प्रतिनिधित्व जो अधिनियम है वो चुनावी विषयों से संबंधित है। भ्रष्टाचार में संलिप्त, धर्म के आधार पर वोट मांगने, लोगों में धर्म, जाति, भाषा आदि के आधार पर विभेद बढ़ाने वाले संसद सदस्यों एवं राज्य विधानमंडलों सदस्यों को अयोग्य घोषित करने की व्यवस्था करता है। और जनप्रतिनिधि जो कानून है फ्रेंड्स ये 1951 में संशोधन भी किया गया है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अब आइए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है। तो अगर अनुच्छेद 61 की बात करें तो फ्रेंड्स ये राष्ट्रपति का महाभियोग से संबंधित है। देखिए राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग का प्रस्ताव आप किसी भी संसद में प्रस्तुत कर सकते हैं और इस प्रस्ताव की सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पहले देनी होती है, ठीक है। प्रस्ताव की सूचना पर उस सदन से कम 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। अभी तक ऐसा एक बार भी अवसर नहीं आया है कि जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया गया हो। और देखिए राष्ट्रीय आपात जो है ये अनुच्छेद 352 है, ठीक है। का उद्घोषणा युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात के बारे में प्रावधान किया गया है। और अगर राज्यों के संवैधानिक तंत्र अगर विफल हो जाते हैं तो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। ये 356 के जरिए होता है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन की प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नागौर यानी कि राजस्थान में पहला ग्राम पंचायत का उद्घाटन किया था। फ्रेंड्स ये किया था 2 अक्टूबर 1959, ठीक है। 2 अक्टूबर को हम लोग गांधी जयंती भी मनाते हैं। देखिए ग्राम पंचायत संस्था जो है महात्मा गांधी के सपनों को जमीन पर उतारने का महत्वपूर्ण आधार क्षेत्र था। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन संबंधी जो प्रावधान है उसको रखा गया है। और वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था जो है नागालैंड, मेघालय तथा मिजोरम में नहीं है, ठीक है। और दिल्ली के शासित प्रदेशों में भी लागू नहीं है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। गांधी जी ने किस एक्ट या अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया था। तो फ्रेंड्स ये था रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट कब आया था? 1919 में। देखिए जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था फ्रेंड्स, इसका कार्यकाल 1916 से लेके इसका कार्यकाल 1921 के बीच था। इसी के बीच में ये रॉलेट एक्ट पारित होता है 1919 में। और अगर बात करें कि अखिल भारतीय स्तर का जो गांधी जी का पहला आंदोलन जो कि रॉलेट एक्ट के विरुद्ध था, ये 1919 में ही प्रारंभ हुआ था। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के लिए 3 राजनीतिक मंचों का उपयोग किया था। एक होम रूल लीग, खिलाफत एवं सत्याग्रह सभा। पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता जिसमें डॉक्टर जो थे सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल मलिक की गिरफ्तारी और ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी, जहां पे जनरल जो रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर थे न निहत्थी शांतिपूर्ण भीड़ पे गोलियां चलवाने का आदेश दे दिया और जिससे हजारों लोग की वहाँ पे मृत्यु हो गई थी। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड के विरुद्ध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी जो उपाधि थी नाइटहुड की वो भी क्या कर दी थी, लौटा दी थी। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ था। तो फ्रेंड्स ये युद्ध था सेडान का युद्ध। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेडान का युद्ध कब होता है? 1870 में होता है, ठीक है। और इसी के परिणाम स्वरूप जो है जर्मनी और इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ। इटली जर्मनी पर ऑस्ट्रिया का प्रभाव था और नेपोलियन के आक्रमण के बाद इटली और जर्मनी में राष्ट्रवाद एवं एकीकरण की प्रवृत्ति बढ़ी। जर्मनी के एकीकरण के लिए अनेक युद्ध लड़ा गया, जिसमें सेडान का युद्ध अंतिम और सबसे निर्णायक युद्ध था। सेडान के युद्ध में फ्रांस को जर्मनी ने पूर्णतः परास्त कर दिया और फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण हो गया। इस युद्ध के दौरान फ्रांस ने जो रोम से सेना थे वो हटा ली। चलिए, और रोम किसकी कैपिटल है? तो इटली की। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हिमाद्री नाम किसके लिए प्रयुक्त होता है। फ्रेंड्स हिमाद्री ये ग्रेटर हिमालय के लिए नाम यूज होता है। देखिए हिमालय की उत्पत्ति जो है ये टर्शियरी काल में हुआ है और हिमालय के स्थान पर 5 करोड़ वर्ष पूर्व एक सागर थे, उसका नाम था टेथिस सागर। और हिमालय विश्व की सबसे नवीन वलित पर्वत है और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी अगर ऊंचाई की बात करें
तो 8,848 मीटर के आसपास है। हिमालय पर्वत की श्रृंखला पर 2400 किलोमीटर की लंबी है ये जो श्रृंखला है, और विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला है जो कि 7,000 किलोमीटर लंबी है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आरबीआई का नहीं है। देखिए आरबीआई कार्य क्या नहीं है फ्रेंड्स, मौद्रिक निधि का निर्धारण करना ये आरबीआई का कार्य है, रुपये के मूल्य का निर्धारण करना ये आरबीआई का कार्य नहीं है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन बी जो है ये इसका कार्य नहीं है। देखिए अगर हम बात करें कि जो सामान्य केंद्रीय बैंकिंग कार्य है के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक के निम्नलिखित कार्य क्या हो सकते हैं, तो करेंसी नोटों का निर्गमन करना, सरकारी बैंकर का काम करना, बैंकों के बैंक के रूप में काम करना, विदेशी विनियमन को नियंत्रित करना, साख नियंत्रित करना और आंकड़ों का संग्रहण एवं प्रकाशन करना, ये सब आरबीआई के कार्य हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन भारत में लोकतंत्र के लिए चुनौती है। अगर देखिए भारत में लोकतंत्र की चुनौती के लिए बात करें तो राजनीतिक दल खैर तो नहीं, मजबूत नौकरशाही, राजनीति में धन का प्रयोग फ्रेंड्स, ये ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजनीति में धन का प्रयोग जो है। देखिए अगर हम बात करें तो भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और भारत में 17वीं लोकसभा का गठन 2019 में हुआ। बोहरा समिति राजनीति में अपराधीकरण का गठित किया गया था और नौकरशाही, व्यापारी एवं नेता के बीच संबंध लोकतंत्र को कमजोर करने वाली कड़ी रही है। लोकतंत्र को बेहतर शिक्षा और सदाचार से बनाया जा सकता है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन भारत की सर्वाधिक ऊंची पर्वत शिखर है। तो देखिए ऑप्शन है हमारे पास K2, माउंट आबू, कंचनजंगा और माउंट एवरेस्ट। तो अगर K2 है फ्रेंड तो ऑप्शन में ये तो K2 ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए K2 है ये पीएको के क्षेत्र में स्थित पड़ती है, इसका नाम गॉडविन ऑस्टिन भी है, गॉडविन ऑस्टिन। और ये एवरेस्ट के बाद जो है ये दूसरी सबसे बड़ी चोटी है जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। और कंचनजंगा अगर हिमालय क्षेत्र में भारत की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट आबू राजस्थान में स्थित है और माउंट आबू में दिलवारा का जैन मंदिर अपनी नक्काशी के लिए विख्यात है। और भारत में अगर सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो कंचनजंगा है जो कि सिक्किम राज्य में। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। विकास केंद्र उपागम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई। तो फ्रेंड्स ये किया गया था चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। देखिए जो चौथी पंचवर्षीय योजना था ये 1969 से लेके 74 तक चला, ठीक है। इसमें लक्ष्य क्या रखा था, विकास की गति को तेज करना और कृषि उत्पादन के उतार चढ़ाव को नियंत्रित करना तथा विदेशी सहायता की अनिश्चितता के प्रभाव को कम करना। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में विकास का लक्ष्य था फ्रेंड्स 5.7% का, और इसमें वास्तविक विकास का लक्ष्य प्राप्त कितना हुआ, 3.3% का। चलिए अब आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं। तो फ्रेंड्स ये कथन है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का। तो देखिए B.R. अम्बेडकर ने कहा था इतिहास बताता है कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं उठाते। 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकार एवं आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प पारित किया गया। इसी अधिवेशन में गांधी इरविन पैक्ट को स्वीकार किया गया एवं गांधी जी को द्वितीय गोल्डमैन सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति प्रदान की गई। इस समय गांधी जी ने कहा कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं, इसी समय गांधी जी ने ऐसा कहा था। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 1977 के चुनाव में जनता पार्टी का नारा क्या था। तो फ्रेंड्स ये नारा था लोकतंत्र बचाओ। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1977 के चुनाव में जनता पार्टी का नारा था लोकतंत्र बचाओ। 25 जून 1975 को श्रीमती गांधी ने आंतरिक आपातकाल की घोषणा कर दी थी। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया 1974 में। 1977 में लोकसभा चुनाव में जनता दल ने मोरारजी देसाई के नेतृत्व में सरकार बनाई। जनता दल में मतभेद के कारण सरकार अपनी पूरी अवधि भी पूरी नहीं कर पाई। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे कि राज्यसभा का धन विधेयक को कितने दिन तक अपने पास रोक सकती है। तो फ्रेंड्स ये 14 दिन तक अपने पास रोक सकती है। देखिए अगर बात करें संविधान के अनुच्छेद 109(1) का, तो उसके अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को केवल सिफारिश करने का अधिकार है, जिसे मानना या ना मानना लोकसभा पर डिपेंड करता है। इसके लिए राज्यसभा को 14 दिन का समय मिलता है। यदि इस समय में विधेयक वापस नहीं होता है तो उसे पारित समझा जाता है, उसे पारित कर दिया जाता है फ्रेंड्स। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय वास्तुकला में अगर हम बात करें सुर्खी का प्रारंभ हुआ, तो फ्रेंड्स इसका होता है कुषाणों द्वारा। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मथुरा में हुए हैं 5 स्तर की खुदाई में तीसरे एवं 5वें स्तर में सुर्खी के निर्माण का साक्ष्य प्राप्त हुआ था और तीसरे स्तर पर समय 2 ईस्वी पूर्व से प्रथम शताब्दी के अंत तक निर्धारित किया गया है। 5वें स्तर पर काल 4वीं शताब्दी से 6वीं शताब्दी तक का माना गया है।
अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वरोजगार कार्यक्रम है? तो देखिए, अगर स्वरोजगार कार्यक्रम का बात करें तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा हमारा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा स्वर्ण जयंती ग्राम जो स्वरोजगार योजना था, 1 अप्रैल 1 अप्रैल फ्रेंड्स 1999, 1 अप्रैल 1999 को ये शुरू किया गया। और अगर बात करें प्रधानमंत्री रोजगार योजना का, तो ये 1993 में शुरू किया गया। रोजगार आश्वासन योजना 1993 में ही शुरू किया गया। और अगर बात करें सामुदायिक विकास कार्यक्रम, तो 2 अक्टूबर 1952 में चलाया गया। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे कि अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा की कितनी सीटें आरक्षित है? तो देखिए, जो लोकसभा की सीटें हैं फ्रेंड्स, ये 84 है, 84 है अनुसूचित जाति के लिए। और अगर बात करें अनुसूचित जनजाति के लिए तो 47, ये एसटी के लिए है 47, और एससी के लिए फ्रेंड्स 84। ये ध्यान रखिएगा, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। और अगर हम बात करें लोकसभा में अधिकतम सीटें हैं तो 552, और वर्तमान में भी हैं कितने, तो 543 निर्वाचित सदस्य हैं। 543 सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता है। और एंग्लो इंडियन का उचित प्रतिनिधित्व नहीं होने पर राष्ट्रपति 2 सदस्य को मनोनीत कर सकते थे, जो कि 104वें जो संविधान संशोधन होता है तो उसको हटा दिया गया। और अगर बात करें अनुच्छेद 81 का, तो इसमें लोकसभा गठन का उल्लेख किया गया है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कृषि जन्य पदार्थों हेतु दिया जाने वाला श्रेणी मापदंड क्या है? तो फ्रेंड्स ये है 1 मार्क, ठीक है ना। कृषि जन्य पदार्थ, अगर कोई भी पदार्थ कृषि जन्य है तो उसमें 1 मार्क होता है, तो ऑप्शन जो ए है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, जो केंद्रीय 1 मार्क अगर प्रयोगशाला का बात करें तो नागपुर में स्थित है। ISI मार्क जो एक टिकाऊ वस्तु पर लगाई जाती है। और हॉलमार्क है ये जो आभूषणों पर मापदंड निर्धारण करने का पैमाना है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। 1 मार्क कृषि जन्य पदार्थों पे, और ISI ये टिकाऊ जो वस्तु है, और हॉलमार्क जो ये आभूषण वगैरह पे लगाए जाते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो फ्रेंड्स ये 7 किए गए थे, हमें 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे भारतीय नागरिक को। लेकिन 44वें संविधान संशोधन में क्या होता है कि जो संपत्ति का जो अधिकार था उसको हटा दिया जाता है, और उसको 300 क में कानूनी अधिकार बना दिया जाता है, ठीक है ना। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी। फिर इसके बाद अगला है कि महालनोबिस ने कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की तथा सांख्य नामक एक जर्नल निकाला। तो अगर इसकी बात करें तो फ्रेंड्स ना तो 1 सही है ना ही 2 सही है। देखिए, महालनोबिस को भारतीय योजना का निर्माता माना जाता है, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी, अर्थात इसे महालनोबिस मॉडल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब बात करें हम लोग, यह संस्था आज भी सांख्यिकी जो विद हैं के लिए परस्पर विचार विमर्श के लिए प्रतिष्ठित मंच बना हुआ है। और महालनोबिस ने कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन यानी कि ISI की स्थापना तथा सांख्य नामक एक जर्नल निकाला था। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है इसमें हो जाएगा, ना तो 1 और ना ही 2, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सूचना का अधिकार। अगला क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार एक कानून है जो लोगों को अनुमति प्रदान करता है। हमें ये जानने का पूरा अधिकार है कि सरकार क्या कर रही है, तो ऑप्शन सी जो है इसमें ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए, अगर बात करें तो इसको हम लोग RTI बोलते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। तो ये कब लाया गया फ्रेंड्स, ये 2005 में लाया गया था, ठीक है ना। RTI राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है, तो ये 2005 में लाया गया। सूचना का अधिकार UPA सरकार की देन है। सूचना मांगने का कारण नहीं पूछा जा सकता, सूचना नहीं देने का कारण पूछा जा सकता है, ठीक है ना। RTI द्वारा कुछ अति संवेदनशील विषय को छोड़कर कोई भी व्यक्ति देश हित समाज के हित में कोई भी सूचना मांग सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन, भारत के इतिहास पर प्रथम ग्रंथ के रचनाकार थे, तो ये थे अली मोहम्मद शाह अजीमाबादी। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, 2 गज जमीन ये अब्दुल समद द्वारा उर्दू भाषा में रचित प्रमुख कृति है। प्रसिद्ध गजल सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता राम प्रसाद बिस्मिल नहीं बल्कि शायर बिस्मिल अजीमाबादी थे, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखेंगे अजीमाबादी ही थे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन है, कृषि
उपजों के न्यूनतम समर्थित मूल्य यानी कि एमएसपी की संस्तुति किसके द्वारा की जाती है? तो फ्रेंड्स ये सीएसपीसी के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कृषि मूल्य आयोग का जो गठन होता है ये 1965 में, इसका गठन फ्रेंड्स होता है 1965 में। और जो कृषि मूल्य आयोग है ये 1985 में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के नाम से जानी जाती है। ठीक है। एमएसपी का उद्देश्य कृषक को उचित मूल्य प्रदान करना तथा बाजार में स्थिरता प्रदान करना, मूल्यों के अति उतार चढ़ाव से छुटकारा पाना था। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत नहीं है? तो देखिए गैर पारंपरिक स्रोत में आ जाएगा ये कोयला। कोयला गैर पारंपरिक स्रोत नहीं है। समुद्री ऊर्जा हो जाएगा, सौर ऊर्जा, बायोगैस, ये सब गैर पारंपरिक स्रोत है। तो देखिए अब बात करें, ऊर्जा का मुख्यतः दो प्रकार होता है। एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत जिसमें डीजल, पेट्रोल, कोयला आते हैं, और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत की बात करें जो कि नवीकरणीय स्रोत के नाम से भी जाने, जिसमें सौर ऊर्जा, बायोगैस, पनबिजली वगैरह का नाम आता है। गैर परंपरागत जो ऊर्जा है, ये स्रोत को पुनः उपयोग में लाया जा सकता है, लेकिन भारत में लगभग 67% ऊर्जा की पूर्ति तापीय ऊर्जा से होती है। और भारत में 2031 तक 22,480 मेगावाट परमाणु ऊर्जा बनने का लक्ष्य रखा गया है। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, कोंकण तट किसके लिए, किनके बीच स्थित है? तो फ्रेंड्स ये गोवा तथा दमन के बीच में स्थित है। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोंकण तट पश्चिमी घाट में स्थित है। अब मालाबार तट केरल में स्थित है। पूर्वी घाट जो है वो कोरोमंडल तट पर स्थित है। कोरोमंडल तट सामान्यतः उड़ीसा से तमिलनाडु तक फैला हुआ है। चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन है कि संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है। तो फ्रेंड्स ये अनुच्छेद 29 और 30 में संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है जो वर्णित है। अब बात करें 29 में, तो 29 में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को अपनी बोली, भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। और अनुच्छेद 30 में सभी अल्पसंख्यक वर्गों को जो अपनी रुचि के अनुसार शिक्षण संस्थान की स्थापना करने एवं उसके प्रशासन के संचालन का अधिकार है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी है जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे कि चेन्नई स्थित राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ एक हरित स्वसंचालित अलवणीकरण संयंत्र पर कार्य कर रहा है? तो फ्रेंड्स ये कर रहा है लक्षद्वीप में। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए लक्षद्वीप का ये जो संयंत्र है इसी निम्न तापीय विलवणीकरण प्रौद्योगिकी तकनीक के उपयोग से पीने योग्य पानी उपलब्ध कराएगा। यह तकनीक पर्यावरण के अनुकूल है, जिसमें न्यूनतम प्रदूषण समस्याओं वाले द्वीप क्षेत्र के लिए उपयोगी माना जाता है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 28 नंबर क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक सुधारों का संबंध होना चाहिए। तो ये होना चाहिए सुशासन। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जो जीवीए के ब्राउ समिति ने जिला विकास पदाधिकारी पद की सृजन का सिफारिश किया था। विकास प्रशासन की अवधारणा के कारण जो डीडीसी का पद है वो सृजन किया गया। पहले नियामक प्रशासन का बल अधिक दिया जाता था, अब विकास प्रशासन का बल अधिक महत्व माना जाता है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कि भारत में कहाँ झूम कृषि की जाती है? तो फ्रेंड्स ये झूम कृषि की जाती है उत्तर पूर्वी भारत में, ठीक है ना, पहाड़ी इलाकों में किया जाता है। देखिए झूम कृषि को अलग अलग शब्दावली से भी अलग अलग स्थानों पर जाना जाता है। झूम की खेती पर्यावरण की दृष्टि से हानिकारक है और आदिवासी जो है वन को काट कर उसे जलाकर उस राख पर 2 से 3 वर्षों तक खेती करते हैं, फिर उस भूमि को छोड़कर अन्य स्थानों पर इसी प्रकार की प्रक्रिया अपनाते हैं। झूम खेती मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्र के जो आदिवासी हैं उनके द्वारा किया जाता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेटेड लिमिटेड के अधीन नहीं है? तो अधीन नहीं फ्रेंड्स, ये कामरूप, ठीक है ना, कामरूप नहीं है। कामरूप असम का प्राचीन नाम है फ्रेंड्स, ठीक है। और भारत पोटाश उर्वरक के लिए मुख्यतः आयात पर निर्भर है। भारत में सबसे अधिक यूरिया उर्वरक का प्रयोग होता है और यूरिया का में नाइट्रोजन की मात्रा करीबन 46% है, 46% की होती है। अगर बात करें हमारे खेतों में उर्वरक का जो है उचित अनुपात में प्रयोग नहीं होता है, आप इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रमुख आगामी खेलों के आयोजन स्थल के संदर्भ में विमेरित विकल्प को चुनिए। तो देखिए एशियाई खेल जो है 2023 का हुआंगजू चीन, ये सही है, ठीक है। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 पुरुष सर्बिया बेलग्रेड, ये भी सही है। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 महिला भारत, ये भी सही है। एशियाई खेल 2026 फ्रेंड्स ये गलत हो जाएगा। अगर देखिए हम बात करें जो एशियाई खेल 2026 है ना, ये जापान में आयोजित किया जाएगा, ना कि भारत में। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो क्या हो जाएगा, जापान, ठीक है ना।
एशियाई खेल 2026 का जो ये जापान में आयोजित किया जाएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन भारत के तीसरे अंग के रूप में जाना जाता है? देखिए अगर भारत के तीसरे अंग का रूप का बात करें तो वो है सर्वोच्च न्यायालय। तो ऑप्शन सी जो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, जुडिशरी। देखिए विधायिका को लोकतंत्र का प्रथम अंग माना जाता है, कार्यपालिका को लोकतंत्र का दूसरा अंग माना जाता है और प्रेस को लोकतंत्र का चौथा अंग माना जाता है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 में विधायिका को न्यायपालिका से अलग रखने का निर्देश है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगर तीसरे अंग की बात करें तो वो सर्वोच्च न्यायालय है, पहले अंक की बात करें तो वो विधायिका है, दूसरे अंक की कार्यपालिका। अब आते हैं कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स ये लेखक हैं इसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। और देखिए कुछ पुस्तक है, जैसे अगर बात करें हिंद स्वराज तो ये महात्मा गांधी की रचना है। रविंद्र और इंडिया विंस फ्रीडम ये अबुल कलाम आजाद की कृति है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन का जो अध्यक्ष है उन्हें बनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति के पद पर 1950 से 1962 तक रहे। वर्ष 1962 में इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। भारत की खोज पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई पुस्तक। पंडित जवाहरलाल नेहरू समाजवादी विचार के पुस्तक थे। और अगर बात करें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1936 के लखनऊ जो कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए कहा कि मैं एक गणतंत्रवादी और समाजवादी हूँ। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन पे। 33 नंबर क्वेश्चन है नदी जो दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानी जाती है वो है? तो फ्रेंड्स वो हो जाएगी ऑप्शन डी कावेरी। कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। कावेरी नदी पर कर्नाटक तमिलनाडु राज्यों के बीच जल बंटवारा को लेकर विवाद चल रहा है और संसद द्वारा नदी घाटी बोर्ड जो 1956 में बनाई गई। अगर बात करें कि श्रीरंगपट्टनम ये कावेरी नदी के पर ही स्थित है। कावेरी श्रीरंगपट्टनम जो है मैसूर राज्य की राजधानी और टीपू सुल्तान की शहीद स्थल भी है। चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन। राजनीतिक दलों को चिन्ह कौन वितरित करता है? अगर राजनीतिक दलों के चिन्ह को वितरण की बात करें तो फ्रेंड्स ये चुनाव आयोग, ये चुनाव आयोग का कार्य है। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग के संबंध में उपबंध है। अगर आर्टिकल कितने हो जाएंगे तो 324। और देखिए इसमें जो जितने भी जो अनुच्छेद हैं वो 324 से लेके 329 तक ये सब चुनाव आयोग से संबंधित है। और भारत की अगर प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो वो श्रीमती रमा देवी थी। आप ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। लोकनायक जयप्रकाश के जीवन पर आधारित पुस्तक द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था फ्रेंड्स प्रोफेसर बिमल प्रसाद एवं सुजाता प्रसाद। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब कुछ और पुस्तक देख लेते हैं, जैसे है स्टार गेजिंग द प्लेयर्स माय लाइफ, ये क्रिकेटर रवि शास्त्री द्वारा लिखा गया है। अनफील्ड बैरल्स इंडियाज वाइल्ड स्टोरी ये ऋचा मिश्रा। क्रांतिकारी राजीव सान्याल। अष्टांग योग डॉक्टर सोनू फोगाट। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था? तो ये था अल बरूनी। सबसे पहले अगर पुराणों का अध्ययन किसने किया था तो ये अल बरूनी था। देखिए जो अबू रेहाल है ये अल बरूनी 1017 ईस्वी में महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। भारत के बारे में अल बरूनी ने एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम है किताबुल हिंद। भारत की खोज पुस्तक में भारत के सामाजिक व्यवस्था एवं जाति प्रथा पर विशेष चर्चा किया गया है। अल बरूनी लिखते हैं कि भारत की जाति व्यवस्था की यह एक विशेषता है कि प्रत्येक जाति अपने से नीच जाति ढूंढ लेते हैं। यह कथन जाति प्रथा को स्वीकार करती है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि 1905 में बनारस में हुए अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अगर हम बात करें 1905 में तो वो किए थे गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। बनारस कांग्रेस अधिवेशन में स्वदेशी का प्रस्ताव रखा गया था और पारित होता है 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में। गोपाल कृष्ण गोखले भारत के उदारवादी नेता थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने लॉर्ड कर्जन की तुलना औरंगजेब से किया था। गोखले जो थे अंग्रेजी शासन पद्धति में विश्वास करते थे। 1905 ईस्वी में गोखले ने भारतीय सेवा समाज की स्थापना की थी। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? तो फ्रेंड्स ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर राष्ट्रीय वाक्य जो है ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है और उपनिषद का अर्थ होता है निष्ठापूर्वक पास बैठना, यानी कि गुरु के पास बैठना। उपनिषद जो है ये भारतीय चिंतन का चरम है। इसमें आत्मा और परमात्मा के बारे में विस्तृत चर्चा है और कठोपनिषद में आत्मा के नजर अमरता की चर्चा नचिकेता प्रकरण में है।
चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की। तो फ्रेंड्स इन्होंने ये दांडी मार्च जो यात्रा है ये 12 मार्च 1930 को प्रारंभ किया था। देखिए साबरमती आश्रम से गांधी जी ने अपने 78 समर्थक के साथ, जिसमें 12 मार्च 1930 को पदयात्रा शुरू करते हैं। 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून तोड़कर संविधान अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं और इसके 2 चरण थे। पहला चरण रहा 6 अप्रैल 1930 से लेकर 5 मार्च 1931 तक, और अगर दूसरे चरण की बात करें तो 1932 से अप्रैल 1934 तक रहा। इस आंदोलन में महिलाओं की सहभागिता को उल्लेखनीय ही रही। चलिए अब आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शैलकृति मंदिर है। तो शैलकृति मंदिर है कैलाश मंदिर एलोरा, जो कि पत्थरों से बना है। शैल में पत्थर होता है। एलोरा के जो कैलाश मंदिर का निर्माण है ये कृष्ण प्रथम ने किया था। कृष्ण प्रथम, ठीक है ना, कृष्ण प्रथम ने किया। और अगर बात करें कि कांची के जो कैलाश मंदिर है इसका निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किया। एलोरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में स्थित है। और बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजा राज प्रथम ने किया। राजराजेश्वर मंदिर भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे कि भारत में राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान स्थित है। तो फ्रेंड्स ये कहाँ है? ये है नागपुर में। अगर राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध का बात करें संस्थान का, तो ये नागपुर में स्थित है। तो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए राष्ट्रीय अग्निशामक महाविद्यालय भी नागपुर में स्थित है। भारत का जो प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज है जो कि रुड़की उत्तराखंड में स्थापित किया गया। भारत में प्रथम मेडिकल कॉलेज की बात करें तो कलकत्ता में 1835 में स्थापित किया गया। भारत भवन भोपाल में स्थित है और विज्ञान भवन नई दिल्ली में स्थित है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि भूमि के ऊपरी भाग में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में क्रमिक वृद्धि की दर लगभग प्रति किलोमीटर होती है। तो फ्रेंड्स ये होती है 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, लगभग 35 डिग्री सेल्सियस की प्रति किलोमीटर होती है। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि बिहार राज्य में शहरीकरण की दर कितनी है। तो देखिए अगर बिहार राज्य में शहरीकरण की दर की बात करो तो ये 11.29 है। और देश में शहरीकरण का प्रतिशत 31.2 रहा। गोवा भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है जबकि न्यूनतम नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश है। बिहार आर्थिक समीक्षा के अनुसार बिहार का जो सर्वाधिक जो नगरीकृत जिला वो पटना है और सबसे कम मधुबनी है। चलिए तो 11.29%। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है, सितंबर 2023 तक भारत में कुल कितने विश्व विरासत स्थल को यूनेस्को द्वारा सूची में शामिल किया गया है। तो फ्रेंड्स ये संख्या है 42 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए हाल ही में सितंबर 2023 में पश्चिम बंगाल का जो शांति निकेतन था उसको 41वां, और जो कर्नाटक का जो प्रसिद्ध होयसल मंदिर है उसको 42वां यूनेस्को विश्व विरासत के स्थल में सूची में शामिल किया गया। भारत का जो 40वां विरासत स्थल था वो धौलावीरा था जो कि गुजरात में था और सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित था। वर्तमान में भारत में कुल 42 विश्व विरासत स्थल हैं जिसमें से 34 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित श्रेणी में शामिल है। इटली, स्पेन, जर्मनी, चीन, फ्रांस के बाद भारत जो है दुनिया का छठा सबसे ज़्यादा विश्व विरासत स्थलों वाला देश है। तो इटली, स्पेन, जर्मनी, चीन और फ्रांस के बाद टोटल 42 है भारत में। चलिए अगला क्वेश्चन कि भारत में कितने राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त पार्टियां हैं। तो फ्रेंड्स ये संख्या है 6। वर्तमान में 6 राष्ट्रीय दल हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी, आम आदमी पार्टी। भारत निर्वाचन आयोग ने अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से राष्ट्रीय दल का जो दर्जा है वापस ले लिया। हाल ही में 10 अप्रैल 2023 को आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त हुआ है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित देशों की राजधानी का बेमेल विकल्प को चुनना है। देखिए ऑस्ट्रेलिया का सिडनी गलत है फ्रेंड्स। ऑस्ट्रेलिया का राजधानी कैनबरा है, ना कि सिडनी। कैनबरा, सिडनी वहाँ का एक बड़ा शहर है। इंडोनेशिया का नुसंतारा सही है। बुरुंडी का बुजुम्बरा, माली का बमाको, ये सब सही है। तो ऑप्शन इसमें ए गलत हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा है, ना कि सिडनी। अब आते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पे, संबंधित है जापान से, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इस पद्धति के तहत जो स्वदेशी पौधों की जो प्रजातियां हैं उसका उपयोग करके छोटे भूमि पार्सल के भीतर घने शहरी वनों का निर्माण किया जा सकता है। और 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस भी मनाया जाता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध तवांग मठ
निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स ये कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन जो डी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए तवांग मठ बौद्ध मठ है जो भारत का सबसे बड़ा मठ है। तवांग मठ लहासा के पोताला महल के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मठ है। ठीक है, तो तवांग मठ का निर्माण वर्ष कब होता है? 1680-81 में। ठीक है ना, 1680-81 में इसका निर्माण होता है। मेराक लामा लोद्रे ग्यास्तोन इसका निर्माण करवाया था, तो इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 1591 में अकबर के प्रसिद्ध सेनाध्यक्ष राजा मान सिंह ने निम्नलिखित में से किस जनजाति को हराया था? तो फ्रेंड्स ये हराया था चेरो जनजाति को। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी में चेरो जनजाति का उदय हुआ था। तो ऑप्शन जो सी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजा मान सिंह ने चेरो जनजाति को हराया लेकिन मुगल के अधीन नहीं बना पाए थे। औरंगजेब के समय मुगल सेनाओं ने चेरो को अपने अधीनस्थ बना लिया था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि संप्राय मैदान संबंधित है। ठीक है ना, तो ये संप्राय जो मैदान है ये संबंधित है फ्रेंड्स नदी से। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसका निर्माण उस समय होता है जब नदी की अंतिम अवस्था में क्षैतिज अपर्दन द्वारा सतह की असमानताएं दूर हो जाती है। क्षैतिज अपर्दन तथा निक्षेप दोनों मिलकर संप्राय मैदान का निर्माण करते हैं और इसकी संरचना समतल क्षेत्रों में टीले के रूप में होती है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। गतिशील वैद्युत आवेश पैदा करता है। तो फ्रेंड्स ये चुंबकीय क्षेत्र। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आवेश यदि विराम में हो तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पादन करता है। प्राकृतिक चुंबक लोहे का ऑक्साइड है और कृत्रिम चुंबक लोहा इस्पात कोबाल्ट आदि से बनाया जा सकता है। चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है और इस गुण को चुंबकत्व कहते हैं। और समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण और असमान ध्रुव में आकर्षण होता है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 52 नंबर क्वेश्चन है, निम्न जीवाणुओं को उनके रोग के साथ सुमेलित करें और सही विकल्प को चुनना है। तो देखिए अगर हम बात करें ट्रिपोनीमा, तो ट्रिपोनीमा पैलेडियम ये सिल्फिस हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 3। अब आगे है यार्सिनिया पेस्टिक, ये हो जाएगा प्लेग। फिर है बेसिलस एंथ्रेसिस, तो इसका हो जाएगा एंथ्रेक्स। फिर है विब्रियो कॉलेरा, तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? कॉलेरा। तो ऑप्शन इसका 4। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम आंसर की बात करें तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए जो अगर प्रमुख जीवाणु जनित रोग का बात करें तो टाइफाइड, टीबी, प्लेग, टेटनस, हैजा, डिप्थीरिया, कुष्ठ रोग, निमोनिया, काली खांसी, सिफिलिस, ये सब जीवाणु जनित रोग हैं। अगर विषाणु जनित रोग का बात करें तो एड्स, चेचक, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, रेबीज, खसरा, डेंगू, पीलिया, मेनिनजाइटिस, ट्रेक्रोमा, छोटी माता, गलसुआ, ये सब विषाणु जनित रोग है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा। तो ये आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए अगर प्रकाश का जो तरंग है फ्रेंड्स ये 3900 एंगस्ट्रॉन्ग से लेकर 78 एंगस्ट्रॉन्ग के बीच होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति अनुप्रस्थ होती है। प्रकाश भी अनुप्रस्थ तरंग ही है और प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है। ठीक है ना, चलिए अब आते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन है कि पादपों में मूल रोमों द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वह कहलाती है। तो फ्रेंड्स वह कहलाती है परासरण। तो ऑप्शन डी जो है इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। लवक केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। लवक 3 प्रकार के होते हैं, हरित लवक, अवर्णी लवक और वर्णी लवक। देखिए अवर्णी लवक पौधों के उन भागों की कोशिकाओं में पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश से वंचित है और वर्णी लवक पौधे के रंगीन भाग है जैसे पुष्प, फल भित्ति, बीज, आवरण आदि से पाए जाते हैं। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कारण से वनों के विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता है? तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा ऑप्शन डी, भूवैज्ञानिक संतुलन के लिए। ठीक है, देखिए वन को धरती का पुत्र कहा जाता है और वन की अपेक्षा अधिक रोपण पर्यावरण की दृष्टि से अच्छा है। कुल क्षेत्रफल के 33% पर वन पर्यावरणीय दृष्टि से आवश्यक है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 56 नंबर क्वेश्चन है, वनस्पति तेलों को संतृप्त वसाव में परिवर्तित करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स ये किया जाता है H2 का। देखिए असंतृप्त जो वसा है प्लस H2, संतृप्त वसा, इस क्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया में निकल उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें वनस्पति तेल को वनस्पति घी में बदलने पर यह कम जलता है जिससे तेल की खपत कम होती है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन, यदि निर्वात में प्रकाश का वेग c हो तो म्यू का मान अगर 1.5 है तो पदार्थ वाले माध्यम में प्रकाश का वेग क्या हो जाएगा। तो देखिए इसमें एक फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, अपवर्तनांक का, म्यू बराबर हो जाएगा प्रकाश का निर्वात में वेग। तो देखिए अगर प्रकाश का निर्वात में वेग अब बटा प्रकाश का माध्यम में वेग, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 3 × 10⁸ ये हो जाएगा प्रकाश का निर्वात में वेग, और अगर प्रकाश का माध्यम वेग तो इसको हम लिख सकते हैं v, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम आंसर पुट करना चाहें, देखिए म्यू का मान मेरे पास है 1.5, ठीक है, हमको यहाँ से v फाइंड करना है, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे ये 3 × 10⁸ जो है ये 3 × 10⁸, तो इसको लिखना पड़ेगा 1.5 × v इक्वल टू सी, ठीक है ना। तो v इक्वल टू हो जाएगा फ्रेंड्स c/1.5 इक्वल टू 2/3c, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम आंसर की बात करें तो हमारे पास आंसर हो जाएगा b, ठीक है ना, 2/3c। तो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन के ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है, तो ये कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है, तो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि प्रकाश किरण पुंज को अत्यंत दिशिक हो कहलाती है। देखिए वो कहलाती है फ्रेंड्स लेजर, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो डी है इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेजर। अगर लेजर के पूर्ण रूप का बात करें तो यह लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। देखिए मूल रूप से लेजर में मानिक के क्रिस्टल के रूबी क्रिस्टल का उपयोग होता है, लेजर में दृश्य प्रकाश का उपयोग होता है। लेजर का आविष्कार जो है ये थियोडर मेमन ने किया था। लेजर किरणों का उपयोग सूचना तकनीक में, दूरी एवं समय नापने में, त्रिविमीय चित्र खींचने में, उड़ान पथ के निर्धारित में, औद्योगिक क्षेत्र में और प्रतिरक्षा क्षेत्र आदि में किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है में कौन द्वितीयक प्रदूषक है। तो अगर द्वितीयक प्रदूषक की बात करें तो फ्रेंड ये हो जाएगा स्मॉग। और देखिए प्राथमिक प्रदूषक क्या हो जाएगा, ज्वालामुखी विस्फोट से राख, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब प्राथमिक प्रदूषक है। द्वितीय प्रदूषक में हो जाएगा फेटोकेमिकल, धूम, कोहरा, जमीनी स्तर पर ओजोन, और बात करें तो पैरोक्सीटाइल नाइट्रेट। अब देखिए AQI का क्या होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है ना फ्रेंड्स, ये वायु गुणवत्ता सूचकांक है। अगर AQI के अंतर्गत में SO2 आते हैं, NO2, PM10, PM2.5, CO, O3, PB एवं NH3 के मात्रा की गणना करता है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित करें। देखिए सुमेलित करना है, अगर धान्य और अनाज का बात करें तो ये चावल हो जाएगा। दूध और मांस का बात करें फ्रेंड्स तो ये हमको मछली से दूध और मांस मछली का हो जाएगा। वसा और शर्करा का तो ये घी, और दाल और फलियां फ्रेंड्स ये मसूर की दालें हो जाएंगी। तो इसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 62 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस युग में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो देखिए ये जो कॉकरोच और सिल्वर फिश है, तो ऑप्शन जिसका सी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कॉकरोच जो ये ऑर्थोपोडा संघ का जीव है, कीटों में 6 पैर और 4 पंख होते हैं। कॉकरोच के हृदय में 13 कक्ष होते हैं। चींटी एक सामाजिक जंतु है जो श्रम विभाजन प्रदर्शित करती है। दीमक भी एक सामाजिक कीट है जो समूह में रहती है। केंचुओं में 4 जोड़ी हृदय होते हैं। और घटिया किस्म के जो स्पंज का प्रयोग ध्वनि अवशोषण के लिए होता है। और कॉकरोच का वैज्ञानिक नाम का बात करें तो यह पैरीप्लेनोटा अमेरिकाना, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 63 नंबर क्वेश्चन है कि क्रॉस लिंक्स पॉलीमर का उपयोग किया जाता है, तो ये फ्रेंड्स बेकेलाइट बनाने में। देखिए बेकेलाइट जो है ये क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का उदाहरण है, और नायलॉन, पॉलीथीन, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर का उदाहरण है। पॉलीविनाइल क्लोराइड का निर्माण मोनोमर विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण द्वारा किया जाता है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 64 नंबर क्वेश्चन है, किसी विलगित परमाणु के नाभिक के केंद्र में बाह्यतम कोष के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसको बोलते हैं परमाणु का आकार। तो ऑप्शन बी जो है इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात है अगले क्वेश्चन में, ग्रहों की गति के नियम। तो ये ग्रहों के जो गति के नियम फ्रेंड्स ये केपलर द्वारा प्रतिपादित किए गए थे। देखिए जो प्रत्येक ग्रह है ये सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करते हैं, और प्रत्येक ग्रह सूर्य की कक्षा के एक फोकस बिंदु पर स्थित होता है। प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग नियत रहता है। इसका प्रभाव यह होता है कि जब ग्रह सूर्य के निकट होता है तो उसका वेग बढ़ जाता है, और जब वो दूर होता है तो उसका वेग कम हो जाता है।
चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कुष्ठ रोग उत्पन्न होता है। तो फ्रेंड्स ये जीवाणु से होने वाला रोग है कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग तंत्रिका तंत्र एवं त्वचा को प्रभावित करता है। कुष्ठ रोग जो है ये माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होता है। और सिफिलिस रोग के कारण जो है ये ट्रिपोनेमा पैलिडम जीवाणु से होता है। प्लेग रोग पास्चुरेला पेस्टिस के कारण होता है। हैजा रोग के कारण विब्रियो कॉलेरी जीवाणु है। तो ये सब ध्यान रखेंगे। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी जो गैसीय प्रदूषक है तो फ्रेंड्स ये है सल्फर डाइऑक्साइड SO2। देखिए और भी वायु प्रदूषक गैस हैं जैसे CO, SO2, H2S, HF, NO, NO2, NH3 आदि। और SO2, SO3 और NO जो है ये वर्षा जल के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फ्यूरस अम्ल का तथा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं। और वर्षा जल के बाद ये अम्ल पृथ्वी पर आ जाते हैं। इसी को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? अम्ल वर्षा कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीन द्वारा नियंत्रित होता है। तो जीन द्वारा नियंत्रित होता है फ्रेंड्स आनुवांशिकता, ना कि प्रोटीन संश्लेषण। इससे आनुवांशिकता आप कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं, ना कि प्रोटीन संश्लेषण। तो 68 का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए जो गुणसूत्र है वो की स्थिति DNA की बनी होती है। वो अति सूक्ष्म रचनाएं जो कि आनुवांशिक लक्षणों का धारण एवं उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करती है। और DNA में 4 नाइट्रोजनी क्षारक एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोनिन पाया जाता है जो नाइट्रोजन युक्त होते हैं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडलीय प्रदूषक की बात कर रहा है? तो ये सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा SO2। तो ऑप्शन सी जो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर हम लोग ग्रीन हाउस गैस का बात करें तो जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, परफ्लोरोकार्बन, ये सब ग्रीन हाउस गैसेज हैं। और वायुमंडल में लगभग 78% आपको नाइट्रोजन देखने को मिल जाएगा। 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन और 0.03% ही आपको CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिल जाएगा। चलिए CO2 को हम लोग गैस शुष्क यानी कि ठोस वर्ग के नाम से भी जानते हैं। CO2 गैस वायुमंडल में गर्म करती है ये। चलिए अब बात करते हैं हड्डियों में जमा मुख्य खनिज तत्व। देखिए हड्डियों में जो जमा मुख्य खनिज तत्व है ये होता है फ्रेंड्स कैल्शियम। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए हड्डियां जो है ये ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। और कैल्शियम की 1.2 ग्राम दैनिक मात्रा व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। कैल्शियम हड्डियों एवं दांतों को दृढ़ता प्रदान करता है। कैल्शियम रुधिर के स्कंदन में अहम भूमिका निभाते हैं। कैल्शियम पेशीय संकुचन प्रक्रिया में से संबंधित होते हैं। हमारे शरीर में 2% कैल्शियम धातु पाया जाता है। और फास्फोरस की बात करें तो 1.2 ग्राम दैनिक जीवन में आवश्यक है। फास्फोरस हड्डियों एवं दांतों को मजबूत करता है। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? अगर हड्डियों में जमा मुख्य खनिज तत्व की बात करें तो कैल्शियम और फास्फोरस। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार विद्युत द्वारा उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध धारा के वर्ग और उसके प्रवाहित होने के समय के लिए समानुपाती होती है? तो अगर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जूल का नियम। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जूल का नियम होता क्या है? तो विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न जो ऊष्मा चालक के प्रतिरोध धारा के वर्ग और इसके प्रवाहित होने के समय के समानुपाती होता है। यानी कि H बराबर I² RT हो जाएगा। 1 जूल में लगभग 0.24 कैलोरी के बराबर होता है। 1 जूल 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलने वाले 2 किलोग्राम द्रव्यमान की ऊर्जा के बराबर होता है। और अगर बात करें तो इसका SI जूल है ये ऊर्जा का, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली के अंतर्गत ऊर्जा या कार्य की एक व्युत्पन्न इकाई है। एक BTU लगभग 1055 जूल के बराबर होता है। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 72वां क्वेश्चन कि एगार प्राप्त किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये शैवाल एल्गी से प्राप्त किया जाता है। एगार जो है देखिए एगार नामक पदार्थ जो सामान्यतः लाल शैवालों से प्राप्त किया जाता है। यह ग्रेसिलेरिया और जेलेडियम नामक शैवाल से प्राप्त होता है। इसका उपयोग ध्वनि अवरोधक जैसे सूप, चटनी आदि में किया जाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 73वां क्वेश्चन है कि दिए गए ग्राफ में 4 सेकंड में चली गई दूरी क्या है? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 16 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स 16 मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आते हैं 74वां क्वेश्चन पे। 74वां क्वेश्चन है एक उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे बिंब का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा यदि लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर है? तो फ्रेंड्स ऐसे में हम लोग एक फॉर्मूला यूज करते हैं P = 1/f। तो F = हो जाएगा 1/2 यानी कि 0.5 इंटू
100 इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। तो उसके बाद हम लेंस का जो सूत्र है, लेंस का सूत्र होता है फ्रेंड्स 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। इस पे इसको पुट करके इजीली इसका आंसर हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा -33.3 सेंटीमीटर। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य है कोशिका में। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या होता है फ्रेंड, रेसिपरेशन करना। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की अगर बात करें तो ये अल्टमैन ने की थी 1886 में। 1886 में अल्टमैन ने की थी और बेंडा ने इसका जो नाम है ये माइटोकॉन्ड्रिया दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का श्वसन स्थल है। और अगर बात करें जब माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र के दौरान पायरुविक अम्ल प्रवेश करता है तो ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तथा 36 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिकाओं का शक्ति केंद्र भी कहा जाता है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ से मैथ्स के क्वेश्चन शुरू होते हैं, मैथ्स और रीजनिंग के। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो 76 के अगर आंसर का बात करें तो ऑप्शन जो ए है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 77 का भी ऑप्शन ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं 78 नंबर क्वेश्चन का। 78 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 79 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए 80 देख लेते हैं। 80 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 81 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। 82 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 83 का देख लेते हैं ऑप्शन नंबर बी। 84 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए 85 देखते हैं। 85 का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 86 का क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 87 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 88 का हो जाएगा फ्रेंड्स बी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 89 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। 90 देख लेते हैं। 90 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 91 देखिए ऑप्शन नंबर ए। 92 देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 93 का देखिए। 93 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। 94 का भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 95 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। 96 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 97 नंबर देखते हैं तो 97 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 98 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 98 नंबर का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर 99 का बात करें तो 99 का ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 100 का क्वेश्चन नंबर 100 का बी जो है 2.5 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू है तो ऑप्शन नंबर 101 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी ई वी यू। 102 का बात करें तो ऑप्शन नंबर जो डी है FLR करेक्ट आंसर हो जाएगा। 103 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। 104 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी BOM। 105 का बात करें तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अध्यापक। 106 का हो जाएगा डी 12:35। चलिए आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 107 नंबर क्वेश्चन है तो 107 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 108 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 108 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 109 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 110 का देख लेते फ्रेंड्स। 110 का नंबर हो जाएगा 110 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 111 देख लेते हैं। 111 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5। 112 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी 11। 113 देख लीजिए। 113 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 100। 114 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। 115 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 116 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 116 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी गाय। 117 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 117 का ऑप्शन नंबर बी। 118 का बात करें तो फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 119 का ऑप्शन नंबर बी। 120 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। चलिए आइए 121 नंबर देखते हैं। तो 121 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। 122 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए।
123 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, निर्धारित नहीं किया जा सकता। आइए 124 देख लेते हैं। 124 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 125 का ऑप्शन नंबर डी। 126 देख लेते हैं। 126 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, सोमवार। 127 देखिए, 127 का हो जाएगा बी। पहले हो जाएगा कच्ची धातु, फिर प्रक्रिया, फिर उसके बाद शुद्ध करना, फिर एक धातु, फिर 5 हो जाएगा इसमें मिश्र धातु। चलिए 127 हो जाएगा। 128 देख लेते हैं फ्रेंड्स। 128 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 128 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। केवल तर्क दो ठोस है। 129 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। 130 नंबर देख लीजिए। 130 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 131 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। 132 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 133 का बात करें तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। 134 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। 100 माफ़ कीजिएगा फ्रेंड्स, 135 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 136 नंबर देख लेते हैं। 136 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। 137 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 138 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। 138 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 139 का भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 140 का बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 41। 141 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। 142 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। आइए 143 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 143 नंबर का हो जाएगा क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। 144 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए 145 नंबर देखते हैं। 145 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 146 का हो जाएगा फ्रेंड्स बी। 147 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 148 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। 149 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी 8। 150 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी रवि। तो इस प्रकार फ्रेंड्स हमने इसके 150 क्वेश्चन को देखा और बहुत अच्छा से कोशिश किया हूँ मैं आपको समझाने का हर एक एक क्वेश्चन। और रहा बात जी के रीजनिंग और मैथ्स का, तो उसका बन रहा है फ्रेंड्स, तो थोड़ा समय लग रहा है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। बहुत जल्दी वो भी वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। मिलते हैं आपसे अगले सेट में टेस्ट सीरीज नंबर 14 में। तब तक के लिए धन्यवाद।